एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का MS टीम एजुकेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे बहुत ही लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ाए थे कक्षा 10 का संसाधन, जिसमें हम चल रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था संसाधनों का वर्गीकरण। तो हमने बताया था संसाधनों के वर्गीकरण में 2 हो चुका था, एक उत्पत्ति के आधार पर और आपका दूसरा हो चुका था समाप्यता के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन होते हैं, और आपका ये समाप्यता के आधार पर मैं बताया हूँ कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए होंगे वो इसके पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर रहेगा और समझ में आएगा। मैं ये शुरू करने से पहले आपको आश्वस्त कर दूं कि हर एक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से मिलेगा, बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और सबसे मूल्यवान चीज़ कि इस वीडियो को इस टीम के द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको, उसको धैर्य से शुरू से और अंत तक जरूर देखें, बीच में इसको ड्रॉप न करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भरपूर सहयोग हमारी टीम को हमको देंगे। तो चलिए मैं आपको देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपका अगला टॉपिक है 3रा नंबर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। मैं आपको बता दूंगा, हर एक पार्ट का बारी बारी से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है संसाधन? संसाधन आपको याद आ रहा होगा, मैं बताया था कि पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में या डेली के उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो हमारे उपयोग के लायक होती है, वो संसाधन कहलाता है। तो आइए हम आज पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? वे संसाधन जिस पर व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल किसी वस्तु पे अधिकार जिसका होता है वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको एक एक टॉपिक को नोट डाउन कीजिएगा। मैं बता दूं, वे संसाधन जिस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब निजी वाले में क्या है भाई? देखिए, आप अगर कोई पेन खरीद रहे हैं तो ये आपका निजी है, या फिर आपका खेत है, आपका घर है, यह निजी संसाधन है। आप अपनी बाइक से चलते हैं, अपने मोटरसाइकिल से, कार से जो भी चलते हैं, वो आपका संसाधन है, आपका निजी संसाधन है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मैं बता दूं, किसी व्यक्ति के पास भूमि है, तालाब है, ये सब सारा जो चीज होता है, मतलब उस पर सीधा सा मैं कह दूं कि केवल उसी का मालिकाना हक होता है, वह कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। तो मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत संसाधन आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे मैं चलता हूँ। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जिस पर समुदाय के लोगों का स्वामित्व होता है। क्या होता है? समुदाय के लोगों का स्वामित्व होता है, अर्थात यह निजी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का हक होता है, बराबर का हक होता है, बराबर का अधिकार होता है। वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखिए, खेल का मैदान है, पार्क है ना भाई। खेल के मैदान में कोई एक लोग का पार्टिकुलर तो होगा नहीं, ये सामूहिक रूप से होता है, इसलिए आपका खेल का मैदान जो होगा वो सामुदायिक संसाधन होगा। दूसरा चीज पार्क। क्या है? दूसरा चीज है पार्क। तो पार्क है, आप देखिए यहाँ पे पार्क भी एक सामुदायिक संसाधन है। भाई पार्क में जाएंगे तो एक लोग तो होते नहीं है, एक लोग जाकर पार्क में क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जाते आते रहते हैं, देखते हैं। पार्क में जाने के बाद वो पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य का ये जीवन मिला है, ये सारे सब खत्म होने के बाद छोड़कर जब आदमी जाता है तो वो भी एक सामुदायिक संसाधन के माध्यम से ही जाता है। जैसे आप देख रहे हैं श्मशान, ठीक है, तो वो भी एक सामुदायिक संसाधन है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से भली बात समझ में आ रहा होगा। तो सामुदायिक संसाधन क्या है? आगे चलिए, अगला हम देखते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन।
क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी स्तर पर, याद देखिएगा, तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होता है। और इस राष्ट्रीय संसाधन पे ना ही व्यक्तिगत हक होता है, ना ही सामुदायिक हक होता है, यह पूरे राष्ट्र का, यानी कि जिस देश में जो संसाधन अवेलेबल है उस राष्ट्र में, उस राष्ट्र का उस संसाधन पे हक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने भारत देश को ही ले लीजिए, अगर कहीं पे यूरेनियम का खदान आपको दिखाई दे और उस पे सरकार उसको निकाल भाई यूरेनियम, तो वो पूरा जो आपका सरकार जो निकालेगी, आपका राष्ट्र निकालेगा, वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कई तरह के हैं, खनिज हो गया, वन है, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। इस स्वामित्व के आधार पे जो वर्गीकरण, उसका लास्ट पार्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, वे संसाधन जिसका स्वामित्व और संचालन अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कौन करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। याद रखिएगा, वे संसाधन जिसका संचालन और स्वामित्व, ये मुख्य पॉइंट है, संचालन और स्वामित्व कौन करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, मतलब उसका संचालन, स्वामित्व, लेखा जोखा सब वो रखती है, वो चलाती है। वो संसाधन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। अब मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो आइए मैं बता दे रहा हूं। किसी भी देश के समुद्री तट से 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो उसका क्षेत्र पड़ता है, वो क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, और उस संस्था उस क्षेत्र का स्वामित्व करती है, हकदार होती है, मालिक होती है। चलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देखिए, आप भारत देश को ही ले लीजिए, मैं यहाँ भारत का नक्शा आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा भारत, ठीक है, ये भारत रहा। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता है कि ये यहाँ से जो इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर जो है ये स्थलीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये था यहाँ तक, जो यहाँ तक स्थलीय, इधर म्यांमार है, यह पाकिस्तान है, बाकी इधर चीन और नेपाल, अफगानिस्तान इधर लगा हुआ है। इस सबको मैं बता दिया हूँ। जिस भारत की स्थिति और आकार जिसको जानना होगा, मैं क्लास 9 का एक ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड किया हूँ, भारत की स्थिति और आकार, उसको आप देखेंगे तो सारा पता चल जाएगा आपको कि भारत के से लगे हुए तटीय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो सीमावर्ती क्षेत्र लगे, सब पता, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, सारा डिटेल्स, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं बता दूं कि इस तटीय क्षेत्र में, अर्थात इस समुद्री क्षेत्र जो है, इस तटीय क्षेत्र से अगर कोई, ये भारत का जो अधिकार है केवल 200 किलोमीटर की दूरी तक है। कितना है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आएगा भारत, तो उसका ये अधिकार यहाँ के बाद खत्म हो जाएगा, और यहाँ के बाद जो क्षेत्र बचेगा समुद्र में, वो सब किसका अधिकार होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी उसका अधिकार होगा। तो ये रहा आपका, मैं सीधा से समझ लीजिए कि किसी भी देश के उसके तटीय क्षेत्र से, अर्थात उसके देश से अगर समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा, वह उस राष्ट्र का नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होगा। तो ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन का वर्गीकरण है वो समझ चुके होंगे। तो संसाधन के स्वामित्व के आधार पर मैं पहला आपको बताया व्यक्तिगत, सीधा सा समझिए, व्यक्तिगत मतलब निजी तौर पे जिसका अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक मतलब समूह में जो चीजें होती है, जो वस्तुएं होती है, उस पर जिसका अधिकार होता है सामुदायिक।
राष्ट्र का मतलब सीधा समझिए किसी देश का निजी हक होता है उस संसाधन पे तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे कई देशों को मिलाकर एक संघ यूनियन बनाया गया है, उसका हक होता है जो कि 200 किलोमीटर से दूरी के बाद। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका संसाधनों के वर्गीकरण में है क्रम चौथा, यानी कि चौथे नंबर पे ये है विकास स्तर के आधार पर, यानी कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे संसाधनों का विकास, उस स्तर के आधार पे हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो इनके विकास के स्तर के आधार पे इस संसाधन को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उन चारों का मैं बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला है आपका संभावी संसाधन। पहला है क्या? संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उसका उचित विकास नहीं हुआ है, ठीक है, वह संभावी संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वह संसाधन है प्रदेश में, हमारे देश में है या अन्य देशों में अन्य जगहों पे है, लेकिन उसका क्या हुआ है कि उचित विकास नहीं हो पाया है, यानी कि अपने विकास के रूप में नहीं आ पाया है, इसलिए वो उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गुजरात में देखा जाए तो पवन ऊर्जा का संसाधन है, अर्थात वहाँ पे वायु के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में बिजली या ऊर्जा पैदा किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी टेक्निकल विकास कम है, तकनीकी का विकास कम होने के कारण हम अभी उसका पूरा 100% सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही अगर देख लिया जाए राजस्थान में क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ संभावना है कि सौर ऊर्जा से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी तकनीकी विकास पूरा न होने के कारण हम उसका उचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से संभावना है कि अगर तकनीकी विकास हो तो हम आराम से वहाँ पे ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुजरात के पवन ऊर्जा और राजस्थान में सौर ऊर्जा को जो अनुमान किया गया है वो चीज आपके संभावना व्यक्त की गई है, वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा, याद रखिएगा, उपयोग यानी कि जो उसका हम उपयोग करेंगे उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण यानी कि जांच किया गया है, पता कर लिया गया है कि वो चीज है वहां पे, लेकिन अब देखिए और जांच करने के बाद उनकी मात्रा और गुण यानी कि उसके गुण क्या है या उसकी मात्रा, ये सब निर्धारित है, उसी को हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। आप देखते हैं कोयला है और पेट्रोलियम। कोयला सीमित मात्रा में आपके यहाँ है और हमारे विभाग के जो लोग हैं उनके द्वारा निर्धारित किया गया है कि इस जगह पे कोयला है, इस जगह पे पेट्रोलियम है, ठीक है। तो उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। तो गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित होने के कारण जो ये संसाधन है उसका सर्वेक्षण करने के बाद हमें इनको विकसित संसाधन की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित किया जा चुका है, वह विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कोयला है और पेट्रोलियम है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका भंडारण या भंडार मतलब स्टोर। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है परंतु प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य के पहुंच से
बाहर है वह भंडार कहलाता है। याद रखिए, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, मानव माने हमारी आवश्यकता क्या है, इस मेरी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, परंतु प्रौद्योगिकी अर्थात उसको बनाने के लिए बनाने वाले का भी अभाव है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, भंडार। हमारे यहाँ भंडार है लेकिन अभाव है बनाने के लिए। जैसे मैं बता दूं कि जल, इसे देखिए जल में क्या होता है कि ध्यान दीजिए, H2O पानी होता है ना, मुझे इसका भंडार, पानी का भंडार बहुत है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे पृथ्वी पे 71% पानी है, 2/3 जल है ना, तो उसका भंडार तो बहुत है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा के वजह से यहाँ मुझे उम्मीद है तकनीकी विकास की कमी है, प्रौद्योगिकी का अभाव है, नहीं तो पता ये संभावना ये लग रही है कि एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजह से, यानी कि जल से बिजली पैदा किया जा सकता है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस चलाने की संभावना व्यक्त की जा चुकी है। तो हो सकता है कि यह हमारे यहाँ भंडार है तो इसका विकास एक दिन हो और जल से हमें ऊर्जा मिले और हम गाड़ी बस को चला सके। ठीक है, तो ये है भंडार। उसके बाद संचित कोष, अगला है संचित कोष। वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, वह कहलाता है संचित कोष। वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उपयोग अभी इसका शुरू नहीं हुआ है। जब इसका तकनीकी विकास होगा तब हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है, तब तक इसको हम कहाँ रखेंगे, संचित कोष के अंतर्गत रख दिए हैं, यानी कि संचित हमारे यहाँ संचित करके रखा गया है, ठीक है, लेकिन जब तक तकनीकी विकास नहीं है तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, संचित कोष। एक बार और ध्यान से देखिए, वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना, प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संचित कोष कहलाता है। जैसे ये 1R इसे क्या कर रहा है कि बांधों, याद रखिएगा, ये बढ़िया से लिख दे रहे हैं आपको, बांध का मतलब जो नदियों में बांध बनाया जाता है वो है बांधों में जल, बांध में जैसे नदियां है, नदियां में बांध बना दिया गया, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और वहां पे जल इकट्ठा है, उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, तो वो हमारे यहाँ जल संचित मात्रा में है, ठीक है, इसलिए उसको हम संचित कोष के अंतर्गत रखें। या फिर वन है हमारे यहाँ बहुत भारी मात्रा में, या पूरे विश्व में वन की मात्रा है, उस वन का हम टेक्नोलॉजी अगर हमारी विकसित हो जाए, तकनीकी विकसित हो जाए, तो हम इसको उपयोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, और इसलिए अभी तक हम इसको संचित कोष में रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस चैनल से बने रहने के लिए, MS टीम एजुकेशन पे बने रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको किसी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। अगला हम पार्ट लेकर पुनः उपस्थित होंगे इस संसाधन से, तो तब तक घर पे मुझे उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।